हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 7th क्लास में विज्ञान विषय का 7th चैप्टर पढ़ेंगे, 7वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है जंतुओं और पादपों में परिवहन। जंतुओं और पादपों में परिवहन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं यह सब कैसे संभव होता है? हमारे लिए क्या है, यहाँ बताया गया है कि सभी पदार्थ जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाना होता है परिवहन में, और साथ ही उन्हें बाहर भी निकालना होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें। तो ये इसका जो है चित्र बना है 7.1, उसे देखना है कि क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियाँ दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ 7.1 चित्र में देखिए, यह हृदय बना हुआ है और यहाँ पर जो है जो रक्त वाहिनियाँ बनी हैं, यानी ये रक्त वाहिनियाँ जो बनी हैं ब्लू और रेड कलर से, लाल और नीले कलर से। नीले कलर वाली जो है रक्त वाहिनियाँ उन्हें सिरा कहते हैं और लाल कलर वाले को धमनी कहते हैं। हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। जो है हृदय और रक्त वाहिनियाँ मिलकर हमारे शरीर का क्या बना रही है? परिसंचरण तंत्र। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं के पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक का नाम है परिसंचरण तंत्र, जिसमें सबसे पहले है रक्त। जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है। रक्त क्या है? जब हमें कभी चोट लगती है तो हमारे शरीर से क्या बाहर आता है? रक्त। तो रक्त क्या है? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। जो रक्त वाहिनियाँ हैं हमारी, उनमें क्या प्रवाहित होता है? रक्त। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांश छोटी आंत के शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। रक्त क्या करता है? जब क्षुद्रांश में अंतिम पाचन होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ से रक्त जो है शरीर के अन्य भागों तक उसे पहुँचाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। फेफड़ों में जब हम ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, वो फेफड़ों में पहुँचती है, तो वहाँ से शरीर की अन्य कोशिकाओं तक भी कौन ले जाता है? रक्त ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करता है। अपशिष्ट पदार्थ का परिवहन भी कौन करता है? रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित होती हैं। रक्त किससे मिलकर बना है? प्लाज्मा से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है रक्त? प्लाज्मा से। यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का रंग लाल क्यों होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं क्या होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? RBC, रेड ब्लड सेल्स, जिनमें एक लाल वर्णक होता है, जिससे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है हमारे शरीर में सभी अंगों तक। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। अगर हमारे शरीर में कभी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हमारे शरीर की कोशिकाओं को। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य पदार्थ की कोशिकाएं भी होती हैं, जिन्हें अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC हमारे शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करती हैं।
बूझो खेलते समय गिर गया और उसे घुटने में चोट लग गई। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा और कुछ समय पश्चात उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। यह देखकर बूझो कुछ परेशान हो गया। जब कभी आपने देखा होगा कि हमें कभी चोट लगती है तो क्या होता है, रक्त का बहना अपने आप बंद हो जाता है और वहाँ पर एक थक्का जम जाता है। रक्त का थक्का बन जाना उनमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति का कारण होता है, जिन्हें पट्टिकाओं या प्लेटलेट्स कहते हैं। रक्त का जो थक्का है वो किसके कारण होता है? रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ में हम पढ़ेंगे शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों का क्या कार्य है? रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। आप जानते हैं कि अंतःश्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों फुफ्फुसों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन का पहुंच जाती है, तो इसका परिवहन कौन करता है? हमारे शरीर में रक्त करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। जो रक्त है वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर करने में भी मदद करता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहाँ से यह फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। रक्त जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाता है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर कर देते हैं। जैसा कि अध्याय 6 में पढ़ा है, इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं। एक होती हैं धमनी और एक होती हैं सिरा। तो धमनियाँ क्या होती हैं? धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से अधिक दबाव पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियाँ मोटी प्रत्यास्थ होती हैं। धमनी में क्या होता है? रक्त का दबाव जो होता है तेज होता है, गति भी तेज होती है, इसलिए धमनियों की जो भित्तियाँ हैं यानी बाहरी दीवार होती है धमनियों की, वो कैसी होती है? मोटी और प्रत्यास्थ। आइए हम धमनियों से रक्त के प्रभाव का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप नंबर 7.1। अपने दाहिने दक्षिण हाथ की मध्य और तर्जनी उंगली को अपने बाम हाथ की कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। क्या आपको कोई स्पंदन, गति, धक धक महसूस होती है? यह स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंदन नब्ज कहलाता है। यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। हमें अपने हाथ को इस प्रकार रखना है। दाहिनी हाथ, ये हमारा कौन सा हाथ है? दाहिना हाथ। बायां हाथ लेफ्ट हैंड, और ये हमारा है राइट हैंड। तो हमें राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की कलाई पर रखना है। कलाई में नाड़ी का स्पंदन जो है महसूस करेंगे इससे। आपने कितने नाड़ी स्पंदन के लिए प्रति मिनट स्पंदनों की संख्या स्पंदन कहलाती है। जो 1 मिनट में हमारे नाड़ी में कितने स्पंदन है, इसको क्या कहते हैं? स्पंदन दर। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि हमारा हृदय एक बार में कितनी बार धड़कता है, तो वो है 72 से 80 बार स्वस्थ मनुष्य में। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां पर नाड़ी स्पंदन का अनुभव कर सकते हैं। अपनी और सहपाठियों के प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन ज्ञात कीजिए और इस तालिका में भरिए। यह आप इस तालिका में अपने और अपने दोस्तों के नाड़ी स्पंदन की दर भर सकते हैं। ये रक्त वाहिनियाँ वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सिराएं। सिराएं क्या होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को क्या करती हैं? हमारे हृदय तक ले जाती हैं। सिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती हैं। सिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। सिरा में क्या होता है कि जो हमारे शरीर का रक्त है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, वो हृदय तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। और कैसी होंगी? है पतली। इस प्रकार देखिए चित्र में दिया है परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था। तो हमारा ये हृदय, यहाँ पर ये फेफड़े हैं और ये हृदय है हमारा, और ये है फुस्फुस धमनी लिखा है और ये फुस्फुस शिरा। जो शिरा का कार्य है वो क्या करेगी? पहले तो हृदय से जो है धमनी क्या करेगी? कोशिकाओं तक ब्लड को लेके आएगी। कैसा ब्लड? ऑक्सीजन युक्त। और जो कोशिकाओं से ब्लड है वो सिरा क्या करती है? वापस हृदय तक लेके आती है। इनका ये कार्य है, जिसमें क्या मिला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड।
चित्र 7.3 देखिए क्या आपको धमनियाँ अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं। ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिका विभाजित हो जाती हैं जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं। धमनियाँ क्या होती हैं, जब विभाजित हो जाती हैं पतली पतली नसों में, उन्हें क्या बोलेंगे, केशिकाएं। और केशिकाएं फिर से मिलकर किस में परिवर्तित हो जाएंगी, शिराओं में। मैं चित्र 7.3 देखकर भ्रमित हूँ, लेकिन पढ़ा था कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ही ले जाती है। पहेली ने समझाया कि फुसफुस धमनी हृदय से रक्त ले जाती है, इसलिए इसे सिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। फुसफुस सिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों में हृदय में ले जाती है। जो है हमारे पास हमेशा क्या होती है, सभी धमनियाँ शरीर की ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करती है, पर सिरा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का परिवहन करती है। पर एक जो अपवाद होती है फुसफुस सिरा वो, और एक होती है फुसफुस जो सिरा, वह क्या करती है, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लाती है। अब है रक्तदान। नेक्स्ट टॉपिक है रक्तदान। रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित और दर्द रहित होता है, जो कोई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पताल में सरकार द्वारा अनधिकृत जगहों पर किया जाना चाहिए। दान किया गया ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल से रखा जाना चाहिए। रक्तदान क्या होता है, जो स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति होते हैं वे अपनी मर्जी से रक्त का दान कर सकते हैं, जिनको ब्लड बैंकों में रखा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हृदय। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।